हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नवीन ग्रोवर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर। जैसा कि हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट में से हमारा एक टॉपिक है डिमांड फंक्शन, वो स्टार्ट किया था। उसका एक लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी सीरीज़ में नया लेक्चर, मतलब डिमांड फंक्शन चैप्टर का ही दूसरा पार्ट। आज दूसरा लेक्चर बनाकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिन लोगों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा वो प्लीज़ पहला पार्ट ज़रूर देख लें, ताकि आप जो पूरा लेक्चर है या पूरा चैप्टर है अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ। उस जो वीडियो है, पहले पार्ट की जो वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा लेक्चर डिमांड फंक्शन के ऊपर। जैसा कि पहला जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ लिया था कि डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड हमने गाइस पढ़ा था कि एक होता है प्राइस, एक होता है क्वांटिटी। प्राइस के बढ़ जाने पर डिमांड का कम हो जाना, या फिर प्राइस के कम हो जाने पर डिमांड का बढ़ जाना, ये हमने पढ़ा था। ये हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। ये हमने पढ़ा था। आज उसी कड़ी में एक नया टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसको कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। गाइज ये दो टॉपिक हैं। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व जो हमारा है ये अलग टॉपिक है, और जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है ये हमारा अलग टॉपिक है। गाइज जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारी डिमांड है, जो हमारी डिमांड को जो इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो हमारा क्या है, प्राइस है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, टेस्ट है, टेस्ट के बाद इनकम है। तो कुछ अदर फैक्टर हैं, मतलब प्राइस के अतिरिक्त हमारी डिमांड को इफेक्ट करने वाले कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं। तो जब प्राइस के अतिरिक्त अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से प्राइस के अतिरिक्त अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से प्राइस के अतिरिक्त जब अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आए, प्राइस के अतिरिक्त अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से जब हमारी डिमांड में चेंज आए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व कहलाता है। इस दौरान क्या होता है कि उन फैक्टर में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड या तो अपवर्ड शिफ्ट कर जाती है या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाती है। दो काम होते हैं गाइज, या तो हमारी डिमांड अपवर्ड शिफ्ट कर जाती है या फिर हमारी डिमांड क्या हो जाती है, डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाती है। तो उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ये दो टाइप का होता है गाइज, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। दोबारा से बता रहा हूँ, जब प्राइस के अतिरिक्त अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से जब हमारी डिमांड में चेंज होता है या परिवर्तन होता है तो हम उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ये दो टाइप का होता है, इंक्रीज इन डिमांड कर्व और डिक्रीज इन डिमांड कर्व। जब हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है, अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से जब हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और जब हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाता है, डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। कैसे होता है गाइस, आपको बताते हैं। ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है। प्राइस है हमारा 3, क्वांटिटी है हमारा 3 और 4। इसका हम ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए 3 प्राइस 3 क्वांटिटी, ये हमारा क्या होता है गाइस, एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे गाइस हम प्राइस लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं। तो 3 प्राइस पे हमारी क्या है, 3 ही क्या है, क्वांटिटी है। तो हमारा एक डिमांड कर्व डी डी यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद गाइज 3 ही प्राइस है, हमारी डिमांड बढ़कर कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। मान लीजिए हमारी डिमांड क्या हो जाती है, इसी प्राइस पे यहाँ हो जाती है, तो सेम प्राइस पे हमारी डिमांड यहाँ होगी, तो डिमांड कर्व क्या हो गया गाइज, अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि जब प्राइस के कांस्टेंट रहने पर हमारी डिमांड बढ़ जाए, प्राइस के कांस्टेंट रहने पर जब हमारी डिमांड बढ़ जाए तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं गाइज,
इंक्रीज इन डिमांड। दोबारा से बता रहा हूँ कि जब प्राइस के कांस्टेंट रहने पर हमारी डिमांड बढ़ जाए तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इस केस में क्या होता है, जो हमारा डिमांड कर वो क्या हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। कहाँ हो जाता है गाइस, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ डिक्रीज इन डिमांड का कैसे होगा। ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है, प्राइस 3 क्वांटिटी 3। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि प्राइस के कांस्टेंट रहने पर डिमांड का कम हो जाना। प्राइस के कांस्टेंट रहने पर क्या हो जाना, डिमांड का। सेम हम ग्राफ खींचेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा जीरो है, ओरिजिन है, मतलब ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमारा प्राइस है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है। तो ये हमारा 3 प्राइस है, मान लो ये हमारी 3 क्वांटिटी है, ये हमारी 3 क्वांटिटी है और ये हमारा 3 प्राइस है। तो मान लीजिए सेम प्राइस पे ये हमारा डी डी है, तो सेम प्राइस पे हमारी क्या हो जाए, डिमांड मान लो कम हो जाए, ये डिमांड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। तो हम क्या कहेंगे, प्राइस के कांस्टेंट रहने पर जब डिमांड का कम हो जाना, कम हो जाना क्या कहलाता है, डिक्रीज इन डिमांड कहलाता है। इस केस में क्या होता है गाइस, जो हमारा डिमांड कर्व है कहाँ शिफ्ट हो जाता है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड कर्व बोलेंगे। आइए गाइस पढ़ते हैं इसको, अब क्या लिखता है ये। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व अकर्स व्हेन द डिटर्मिनेंट होता है, जो फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, हमारे डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं, ऑफ डिमांड चेंजेस। शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व अकर कब होता है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व कब होती है, जब जो डिटर्मिनेंट है डिमांड कर्व को इफेक्ट करने वाले उनमें चेंज आता है। जैसे when taste and preferences and incomes are altered, the basic relationship between price and quantity demanded चेंजेस या फिर शिफ्ट कर देता है। ये क्या कहता है कि जब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनमें परिवर्तन आता है, तो इस वजह से जो हमारा बेसिक रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, वो चेंज हो जाता है या फिर शिफ्ट कर देता है। ये दिस शिफ्ट द एंटायर डिमांड कर्व, ये क्या कर देता है, एंटायर डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देता है। अगर अपवर्ड शिफ्ट करे या राइटवर्ड शिफ्ट करे तो हमारा क्या कहलाता है, इंक्रीज इन डिमांड कहलाता है। बिकॉज मोर ऑफ द कमोडिटी इज डिमांडेड एट दैट प्राइस, सेम प्राइस पे क्या किया जाता है, इस समय क्या हो जाता है कि सेम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड की जाती है। किस केस में गाइस, इंक्रीज इन डिमांड के केस में, या फिर अपवर्ड जब हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट करता है, या फिर राइटवर्ड शिफ्ट करता है। द डाउनवर्ड शिफ्ट, जो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है या फिर लेफ्टवर्ड, इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। जब हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। ये डिमांड कर्व नीचे दिया गया, डिमांड कर्व के बारे में गाइस मैंने आपको समझा दिया। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि जब प्राइस के अतिरिक्त जो अन्य फैक्टर होते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, इनमें चेंज आने की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है, इनमें चेंज आने की वजह से जब डिमांड में चेंज आए उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। वो 2 टाइप का होता है, इंक्रीज इन डिमांड कर्व और डिक्रीज इन डिमांड कर्व। जब सेम प्राइस पे क्वांटिटी की ज़्यादा डिमांड की जाती है तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड कर्व। इस दौरान क्या हो जाता है, हमारा डिमांड कर्व जो होता है अपवर्ड शिफ्ट कर देता है या फिर राइटवर्ड शिफ्ट कर देता है। दूसरा कैसे होता है, डिक्रीज इन डिमांड का, जब हमारा सेम प्राइस पे कम क्वांटिटी की डिमांड की जाती है या फिर हमारी डिमांड कम हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इस दौरान हमारा जो डिमांड कर्व है लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाता है। इस केस को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। इसको हम ग्राफ के थ्रू आपको समझा चुके हैं। उसके बाद आता है गाइस हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है therefore we understand, इसने नीचे लिखा भी है, therefore we understand that a shift in demand curve may happen due to change in variable other than price में चेंज आने की वजह से जब डिमांड में चेंज आए तो हम उसको सिंपली क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलते हैं। अब हमारा गाइस दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व गाइस, जो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व था वो हमने पढ़ा था कि प्राइस के अतिरिक्त अन्य फैक्टर में चेंज आने की वजह से जब डिमांड में चेंज आए तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में हम क्या करेंगे कि प्राइस में जब गुड्स है, गुड्स के खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में जो चेंज आए, गुड्स के खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में जो चेंज आए हम उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मतलब उसी डिमांड कर्व पे हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ये भी गाइस 2 टाइप का होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, इसको भी गाइस हम पढ़ते हैं। ये हमारा प्राइस है, ये हमारा क्वांटिटी है। इसको हम पढ़ते हैं कि प्राइस के बढ़ जाने पर
डिमांड का कम हो जाना, जैसे प्राइस 3 पे 4 थी और प्राइस बढ़कर 4 हो गया तो क्वांटिटी बढ़कर कितनी होगी, 3 होगी। प्राइस हमारा 3 था तो क्वांटिटी हमारी 4 थी, प्राइस बढ़कर 4 हो गया तो क्वांटिटी बढ़कर कम होकर कितनी होगी, 3 होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्राइस के कम हो जाने पर डिमांड का प्राइस के बढ़ जाने पर डिमांड का कम हो जाना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारा प्राइस 3 है और हमारी क्वांटिटी 4 है। ठीक है, और प्राइस बढ़कर 4 हो जाता है, प्राइस बढ़कर 4 हो जाता है और क्वांटिटी कम होकर क्या हो जाती है गाइज, 3 हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या कहलाता है गाइज, जब प्राइस के बढ़ जाने पर डिमांड का कम हो जाना। प्राइस के बढ़ जाने पर डिमांड का कम हो जाना हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाता है। प्राइस हमारा 3 था, प्राइस 3 पे हमारी क्वांटिटी 4 थी, प्राइस बढ़कर 4 हो गया, प्राइस बढ़कर 4 हो गया, मान लीजिए ये 4 है ये 3 है, तो हमारी डिमांड कम होकर क्या हो जाती है गाइस, 3 हो जाती है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व है ऐसे मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दूसरा जो हमारा केस होता है गाइस, एक्सटेंशन इन डिमांड, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि प्राइस के कम हो जाने पर, मान लो जी प्राइस हमारा क्या था, प्राइस हमारा 4 था, क्वांटिटी हमारी 3 थी, प्राइस के कम हो जाने पर डिमांड का बढ़ जाना, प्राइस के कम हो जाने पर डिमांड का बढ़ जाना क्या कहलाता है गाइस, एक्सटेंशन इन डिमांड कहलाता है। प्राइस हमारा 4 है और मान लीजिए क्वांटिटी हमारी 3 है, तो इस पे ये हमारा बनता है। उसके बाद प्राइस हमारा कम हो जाना, मान लीजिए प्राइस ये हो गया और डिमांड शिफ्ट होके यहाँ आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व है ऐसे मूव कर रहा है और इसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। या फिर सिंपल वे में कहें कि प्राइस के कम हो जाने पर डिमांड का बढ़ जाना हमारा क्या कहलाता है, एक्सटेंशन इन डिमांड कहलाता है। और प्राइस के कम बढ़ जाने से हमारा प्राइस के बढ़ जाने से हमारा जो मांग का कम हो जाना कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाता है। और प्राइस के कम हो जाने पर डिमांड का बढ़ जाना क्या कहलाता है, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व कहलाता है। पढ़ते हैं गाइस इसको। द मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व टेक्स प्लेसेस एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू प्राइस राइज और फॉल। हमने पढ़ा है कि सिर्फ खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। वो 2 टाइप का होता है, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व व्हेन विद ए फॉल इन प्राइस मोर ऑफ द कमोडिटीज बॉट, जब प्राइस के गिर जाने से हमारी कमोडिटी ज़्यादा खरीदी जाए तो हम उसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। व्हेन लेसर क्वांटिटी इज डिमांडेड विद द राइज इन प्राइस, जब प्राइस के बढ़ जाने पर लेसर क्वांटिटी खरीदी जाए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ग्राफ मैंने आपको गाइज बनाकर समझा दिया है। उसके बाद आता है गाइज हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फैक्टर इफेक्टिंग। जो हमारे डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड कर्व या डिमांड, या फिर डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, या फिर डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, या फिर डेटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। क्या क्या कहता है कि डिमांड फंक्शन is a function that describe how much of a commodity will be purchased at the prevailing price of that commodity and related commodities alternative income levels and alternative values of other variable affecting demand। क्या कहता है डिमांड फंक्शन क्या होता है, कैसा फंक्शन होता है जो ये डिस्क्राइब करता है कि एक वस्तु की मार्केट में चल रहे प्राइस पर कितनी क्वांटिटी परचेज की जाएंगी डिफरेंट इनकम अल्टरनेटिव पे, डिफरेंट इनकम अल्टरनेटिव इनकम लेवल्स पर एंड अल्टरनेटिव वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं उस लेवल पर। प्राइस इज नॉट ओनली फैक्टर विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ डिमांड, प्राइस अकेला फैक्टर नहीं है जो डिमांड के लेवल को इफेक्ट करता है या फिर निर्धारित करता है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इनकम, इनकम भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द राइज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए नॉर्मल कमोडिटी। यह कहता है कि जो दूसरा फैक्टर है डिमांड को इफेक्ट करने वाला जो दूसरा फैक्टर है वो एक इनकम है। राइज इन इनकम, इनकम का राइज हो जाना विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड को बढ़ा देगा किस कैटेगरी के लिए, नॉर्मल कमोडिटी की कैटेगरी के लिए। ए फ्यू गुड्स आर नेम्ड एज
अ फ्यू गुड्स आर नेम्ड एज इन्फीरियर गुड्स वेयर विच द डिमांड विल फॉल व्हेन इनकम राइजेस। कुछ गुड्स को क्या कहा जाता है, इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है, जिस केस में क्या होता है कि उस केस में इनकम बढ़ जाने पर इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब इनकम बढ़ जाने से जिन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है उनको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर ए गुड इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट या फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डिमांड को, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अदर फैक्टर विच इफेक्ट द डिमांड फॉर अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन फैक्टर्स आर, ऊपर लिखे गए फैक्टर के अतिरिक्त कुछ और फैक्टर भी हैं, चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन एडवर्टाइजिंग। तो कहने का मतलब है कि डिमांड फंक्शन क्या है गाइज, डिमांड फंक्शन क्या बताता है कि हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम परचेज करेंगे मार्केट में चल रहे प्राइस पर। तो कहते हैं डिमांड को इफेक्ट करने वाला अकेला एक सिर्फ प्राइस ही फैक्टर नहीं है, दूसरे और फैक्टर भी हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। उनमें इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, चेंज इन पॉपुलेशन है, चेंज इन फैशन है, चेंज इन टेस्ट है, चेंज इन एडवर्टाइजिंग है। इसको हम क्या कह सकते हैं गाइज, ए चेंज इन डिमांड अकर व्हेन मोर और द of the determinants of demand changes and it's expressed in the following equation। कहते हैं चेंज इन डिमांड अगर डिमांड में परिवर्तन कब होता है, जब एक या एक से अधिक फैक्टर्स में चेंज आता है। उसको हम पढ़ेंगे कैसे, उसको हम पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स की जो डिमांड है किसके फंक्शन है, किसके ऊपर डिपेंड करती है। पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ गुड्स, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई का मतलब है इनकम, टी का मतलब है टेस्ट, ई का मतलब ई वाई का मतलब एक्सपेक्टेड इनकम, ई पी का मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस, और एडवर्टाइज एडीवी का मतलब है एडवर्टाइजमेंट। ये सारे फैक्टर क्या हैं, हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जिसने इसमें दिखाया है क्या, ओडी को दिखाया है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स गुड्स, पी एक्स को दिखाया है प्राइस ऑफ गुड्स, पी आर को प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई को दिखाया गया इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, टी को दिखाया गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, ई वाई को दिखाया एक्सपेक्टेड इनकम, ई पी को एक्सपेक्टेड प्राइस, एडीवी को एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के रूप में दिखाया गया है। फिर क्या लिखता है कि द अबव मेंशन डिमांड फंक्शन, द अबव मेंशन डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, एक्सप्रेस करता है बिटवीन द डिमांड एंड अदर फैक्टर्स के बीच में। जो हमारा ऊपर लिखा गया हमारा जो डिमांड फंक्शन है वो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है किसके बीच में, डिमांड के बीच में और अदर फैक्टर के बीच में। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, जो क्वांटिटी डिमांडेड है कमोडिटी एक्स की वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी के रूप में, इनकम से, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से, एक्सपेक्टेड इनकम से एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड स्पेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि डिमांड जो है हमारी सिर्फ अकेले प्राइस से ही इफेक्ट नहीं होती है, जो अच्छे अदर फैक्टर भी हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिससे प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेड प्राइस, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये सारे फंक्शंस क्या हैं हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। आइए गाइज इनको डिटेल स्टडी करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है गाइज हमारा प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स और डिमांड के बीच में गाइज हमने पढ़ा हुआ है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या कहता है कि प्राइस बढ़ जाने से डिमांड कम हो जाती है, या फिर प्राइस के कम हो जाने से क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड। हायर द प्राइस, जितना ज़्यादा प्राइस ज़्यादा होगा उतनी डिमांड कम होगी, जितना ज़्यादा प्राइस कम होगा उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। दूसरा हमारा जो पॉइंट है गाइज वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सबसे पहले तो रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स का मतलब हिंदी में कहें तो संबंधित वस्तुएं। ये दो टाइप की होती हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूशन गुड्स वो गुड्स होती हैं गाइज जिनको एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय एंड कॉफ़ी या फिर कोक एंड लिम्का। ये दो गुड्स क्या है जिनको एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती है जो एक साथ प्रयोग की जाती है, जैसे पेन एंड इंक या फिर कार एंड पेट्रोल। ये इन चीज़ों को क्या कहते हैं, एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब इनका प्राइस में चेंज आने पर हमारी डिमांड में कैसे चेंज होगा ये हमें बताना है। जो हमारी टी एंड कॉफ़ी है, टी एंड कॉफ़ी क्या है, हमारे सब्स्टिट्यूशन गुड्स है। अब इन एक के प्राइस में चेंज आने पर दूसरे की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए टी की क्या होगी, प्राइस बढ़ जाती है। टी की प्राइस बढ़ जाने से टी के कस्टमर कहाँ मूव कर जाएंगे, कॉफ़ी के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, टी की प्राइस बढ़ जाने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं, टी की प्राइस बढ़ रही है, इधर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है। तो हम क्या कहेंगे कि सब्स्टिट्यूशन के केस में यहाँ हमारा क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। दूसरी होती है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको एक दूसरे के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है, कार एंड पेट्रोल। मान लीजिए कार की प्राइस बढ़ जाती है
तो कार की प्राइस बढ़ जाने से क्या होगा, कार की डिमांड भी कम हो जाएगी, और कार की प्राइस बढ़ जाने से क्या हो जाएगी, उसकी जो पेट्रोल है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की केस में हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इस प्रकार एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लाइक substitutes and complementary goods also affect the demand. In the case of the substitute goods, the rise in price of one commodity, एक commodity का प्राइस बढ़ जाने से will lead to increase in demand, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने पहले ही बताया कि सब्सिट्यूट के केस में क्या होता है कि एक वस्तु की प्राइस बढ़ जाने पर दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, दोनों के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ द वन कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस कम हो जाने से लीड राइज इन डिमांड ऑफ द, दोनों गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल इन प्राइस, मतलब एक चीज का प्राइस कम हो रहा है और बाकी चीजों का की डिमांड क्या हो रही है, दोनों की डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या है गाइस, नेगेटिव रिलेशनशिप। और सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन पेपर में आने वाला बनता है कि सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या रिलेशनशिप होता है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। थर्ड हमारा पॉइंट है गाइस, कंज्यूमर गुड्स क्या, सॉरी, कंज्यूमर्स इनकम, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड। कंज्यूमर की इनकम और डिमांड क्या है गाइस, डायरेक्टली रिलेटेड है। ए चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस हिज डिमांड फॉर द मोस्ट कमोडिटीज। कहते हैं एक व्यक्ति की इनकम में चेंज आने पर उसकी जो डिमांड है वो उसमें परिवर्तन आएगा ही आएगा। इफ द डिस्पोजेबल इनकम, इनके अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कहते हैं कंज्यूमर की इनकम और डिमांड के बीच में डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है कि इनकम के बढ़ जाने से हमारी जो इनकम होती है, इनकम के बढ़ते ही अप्रोक्सीमेटली हमारी डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है गाइस हमारा टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स। These are very effective factor affecting demand for a commodity. When there is a change in taste, habits and preferences of the consumer, his demand will change. सिंपल सी बात है कि अगर हमारा टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन एंड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं तो प्रोडक्ट की डिमांड जिसका हम यूज़ करते थे उसकी डिमांड में चेंज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस प्रकार ये फैक्टर क्या करते हैं, हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। पहले जैसे क्या था गाइस, हम ब्रांडेड यूज़ नहीं करते थे, अब हम ब्रांड यूज़ करने लगे तो जिस चीज़ का हम ब्रांड यूज़ कर रहे हैं उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है पॉपुलेशन। इफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज मोर, अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, द डिमांड फॉर द गुड्स विल बी मोर, तो ऑटोमेटिकली क्या है, गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। द मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी सब्सटेंशियली चेंजेस व्हेन देयर इज ए चेंज इन द टोटल पॉपुलेशन। सिंपल सी बात क्या कहते हैं, अगर मार्केट डिमांड में भी परिवर्तन आ जाता है, अगर हमारी पॉपुलेशन जो लेवल है या टोटल पॉपुलेशन है उसमें चेंज आ जाए, तो इस प्रकार पॉपुलेशन का चेंज होना भी क्या करता है, डिमांड को इफेक्ट करता है। ये भी एक हमारा फैक्टर है। उसके बाद आता है गाइस मनी सर्कुलेशन, जो हमारा 6 पॉइंट है। मोर द मनी इन सर्कुलेशन, मार्केट में जितना मनी का सर्कुलेशन होगा हमारी हायर डिमांड क्या होगी, उतनी ही हायर होगी। मनी का सर्कुलेशन मार्केट में जितना ज़्यादा होगा हमारी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी, या फिर वाइस वर्सा, जितना सर्कुलेशन कम होगा हमारी डिमांड उतनी कम होगी। वेदर कंडीशन, वेदर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द डिमांड फॉर ए सर्टेन गुड्स की डिमांड क्या है, वेदर के मुताबिक ही चेंज होती है। जब हमारे गर्म कपड़ों की डिमांड सर्दियों में होती है तो क्या करता है, वेदर भी इस प्रकार क्या करता है, हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। इफ द एडवर्टाइजमेंट इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर ए कमोडिटी, अगर कमोडिटी के लिए एडवर्टाइजमेंट क्या है, अट्रैक्टिव है, डिमांड विल बी मोर, तो हमारी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिमिलरली इफ द सेल्समैनशिप एंड पब्लिसिटी इज इफेक्टिव, अगर हमारी सेल्समैनशिप और पब्लिसिटी क्या है, करने की जो क्षमता है इफेक्टिव है, तब भी हमारी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस प्रकार हमारी एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप भी क्या करती हैं, डिमांड को इफेक्ट करती हैं। अगर हमारी एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप क्या होगी, इफेक्टिव होगी, तब हमारी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा कंज्यूमर्स फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्ट। अगर कंज्यूमर को फ्यूचर में प्राइस के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी राइज इन प्राइस, मार्केट में प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो ही में बाय मोर एट द प्रेजेंट प्राइस पे भी क्या कर लेगा, ज़्यादा गुड्स की डिमांड कर लेगा। तो इस प्रकार जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। इवन दो की प्राइस फ्यूचर में बढ़ने की संभावना है, बेशक अब चीज़ महंगी है तो हम महंगी पे भी ज़्यादा की डिमांड कर देंगे या फिर ज़्यादा वस्तुओं की मांग कर देंगे। उसके बाद आता है गाइस हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मैंने क्या बताया था, लॉ ऑफ डिमांड गाइस ये बताया था कि प्राइस के बढ़ जाने पर
डिमांड का कम हो जाना, या फिर प्राइस के कम हो जाने पर डिमांड का बढ़ जाना हमारा क्या कहलाता है, लो ऑफ डिमांड कहलाता है। परंतु कुछ केसेस हमारे ऐसे होते हैं जहां हमारा लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं कहता, उस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इस केस में जो लो ऑफ डिमांड होता है उस केस में हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, परंतु उसके अपोजिट जब एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड लगती हैं तो वो हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, मतलब पॉजिटिव स्लोप में आ जाता है नेगेटिव स्लोप की बजाय। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड if despite the increase in price of the commodity people tend to buy more due to reason like fear of shortage or it may be an absolutely essential गुड्स। क्या कहता है कि एक्सेप्शनल डिमांड कर्व का एक्सेप्शनल कब होता है, मतलब डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोपवर्ड क्यों होता है, इस केस में होता है कई बार क्या होता है ज़्यादा प्राइस पे भी हम ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड कर देते हैं। ऐसा किस वजह से होता है कि शॉर्टेज के फियर की वजह से, या फिर गुड्स क्या हो असेंशियल हो, हमें डर हो कि इसकी फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है, तब हम क्या करते हैं ज़्यादा प्राइस पे भी ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड कर देते हैं। तो इस प्रकार इस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोप में अपवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड चला जाता है। The law of demand doesn't apply in every case and situation. The circumstances when the law of demand become ineffective, वो सिचुएशन जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव बन जाता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ कहते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस आर एज अंडर। सबसे पहली है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं गाइस, सम स्पेशल वैरायटीज ऑफ इंफीरियर गुड्स की कुछ स्पेशल वैरायटीज को हम क्या कहते हैं, गिवन गुड्स कहते हैं। जैसे चीपर वैराइटीज लाइक मिल्टीज बाजरा होगा, चीपर वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज एटसेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरी। इस का नाम किसके नाम पर रखा गया, सर रॉबर्ट गिफन के नाम पर रखा गया, जो आयरलैंड से थे, जिन्होंने फर्स्टली ऑब्जर्व किया था कि पीपल यूज टू स्पेंड मोर ऑफ द देयर इनकम ऑन इंफीरियर गुड्स लाइक पोटैटो एंड लेस ऑफ देयर इनकम ऑन मीट। जो सर रॉबर्ट गिफन इन्होंने फर्स्टली ऑब्जर्व किया था कि लोग जो हैं क्या करते हैं, ज़्यादा इनकम का जो ज़्यादा भाग है वो खर्च करते हैं इंफीरियर गुड्स पर और कम भाग खर्च करते हैं हमारा मीट के ऊपर। After purchasing the potato, the staple food, they didn't have staple food potato surplus to buy meat. अब उनके पास मीट खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। सो द राइज इन प्राइस ऑफ द पोटैटो का प्राइस बढ़ जाने के बावजूद भी वो पोटैटो को ज़्यादा बाय करेंगे पोटैटो एंड दस रेज द डिमांड फॉर द पोटैटो की डिमांड इस प्रकार बढ़ जाएगी। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है। इसको हम क्या कहते हैं, गिफन पैराडॉक्स कहा जाता है। तो गिफन गुड्स वो गुड्स इंफीरियर गुड्स की स्पेशल कुछ वैराइटीज़ को हम क्या कहते हैं गाइस, गिफन गुड्स कहते हैं। गिफन जैसे क्या हो गया, चीप वैराइटीज़ होगी, बाजरा हो गया, चीपर वेजिटेबल्स होगी, इसका इनको क्या कहा जाता है, गिफन गुड्स कहा जाता है। इनका नाम किसके नाम पर रखा गया, सर रॉबर्ट गिफन के नाम पर रखा गया। यहाँ क्या होता है कि अगर जो हमारी चीप गुड्स होती हैं उनकी प्राइस बढ़ जाने पर भी उनकी ज़्यादा डिमांड करती हैं, मतलब प्राइस बढ़ रही है तो भी डिमांड बढ़ रही है। तो इस केस में हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनइफेक्टिव हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पर इसको एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन और वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट का जो नाम दिया गया वो था थॉर्स्टन वेबलिन के नाम पर दिया गया है। दिस एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्रिन propounded by the Thorsten Veblen. A few goods like diamond etc. purchased by the rich and wealthy section of the society, the price of the goods are so high that they are beyond the reach of the common man. The higher the price of the diamond, the higher its precise value. So when price of the goods falls, the price of goods fall हो जाता है। The consumer think that the precise value of the goods comes down. So quantity demanded for of these goods falls with fall in their price. So law of demand does not hold good there. कहने का मतलब है कि जो वेबलिन इफेक्ट है इन इसके अकॉर्डिंग इसका प्रतिपादन किया था थॉर्स्टन वेबलिन ने। इनके अनुसार ये माना जाता है कि जो हमारी प्रेस्टीज गुड्स हैं लाइक हीरा डायमंड, ये हमारी क्या है, अगर ये महंगी हैं तो ही इनकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि इनकी प्रेस्टीज वैल्यू ज़्यादा है। अगर इनकी प्रेस्टीज वैल्यू या फिर इनकी डिमांड इनकी प्राइस कम हो जाती है तो इनकी प्रेस्टीज वैल्यू कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गुड्स प्रेस्टीज हैं उनकी प्राइस ज़्यादा प्राइस पे ही डिमांड ज़्यादा होगी, लो प्राइस पे उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में ये माना जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल
नहीं हुआ। तो ये भी हमारी क्या होगी, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस होगी कि जो प्रेस्टीज गुड्स है उनकी ज़्यादा प्राइस पे ही ज़्यादा डिमांड होती है, कम प्राइस पे उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ। थर्ड हमारा पॉइंट है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। सर्टेन थिंग्स बिकम द नेसेसिटीज ऑफ द मॉडर्न लाइफ। कुछ वस्तुएं हमारी क्या है, मॉडर्न लाइफ की नेसेसिटीज बन चुकी हैं। सो वी हैव टू परचेज देम डिस्पाइट देयर हाई प्राइस। उनकी हाई प्राइस के बावजूद भी हमें उन्हें खरीदना पड़ता था। डिमांड फॉर द टीवी सेट्स, the demand for the TV sets, automobiles, refrigerator, etc. has not gone down in spite of the increase in their price. These things have become the symbol of status, so they are purchased despite their rising price. कहता है कि आज के मॉडर्न टाइम में कुछ चीज़ें हमारे लिए नेसेसिटी बन चुकी हैं जिनके प्राइस बढ़ जाने पर भी उनकी डिमांड हम कम नहीं करते। ये वस्तुएं हमारा क्या बन चुकी हैं, स्टेटस ऑफ, सिंबल ऑफ स्टेटस बन चुकी हैं। इनका प्राइस बढ़ जाने पर भी हम इनकी डिमांड कम नहीं करते, डिमांड ज़्यादा ही रखते। तो इस केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है हमारा इग्नोरेंस। ए कंज्यूमर्स इग्नोरेंस इज अनदर फैक्टर दैट एट टाइम्स इंड्यूसेस हिम टू परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी एट ए हायर प्राइस। दिस इज especially true when the consumers believe that the higher price in a branded commodity is better in quality than a low priced वन। एक कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, एक कंज्यूमर की जो इग्नोरेंस है वो भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होने देती। कुछ कंज्यूमर ये मान के चलते हैं कि जो गुड्स से सस्ती होती हैं, जो गुड्स सस्ती होती हैं और जो ब्रांडेड नहीं होती उनकी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो इस वजह से उनकी डिमांड भी क्या होती है, कम होती है। बेशक वो चीज़ें सस्ती हों और ब्रांडेड ना हो परंतु क्वालिटी अच्छी हो, फिर भी उनको क्या मानकर चलते हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो उनकी डिमांड कम करते हैं। वो मान के चलते हैं कि जो वस्तुएं महंगी होंगी और ब्रांडेड होंगी उनकी जो डिमांड है, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई प्राइस पे हाई डिमांड हो रही है, लो प्राइस पे लो डिमांड हो रही है। तो कंज्यूमर की इग्नोरेंस की वजह से भी क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा इमरजेंसी, पॉइंट नंबर 4 होना चाहिए था गाइज। इमरजेंसी की सिचुएशन में भी क्या होता है गाइज, हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। इमरजेंसी की सिचुएशन इमरजेंसी हो सकती है, जैसे वार की सिचुएशन है। वार की सिचुएशन में कोई ये नहीं देखेगा कि किसी गुड्स का प्राइस ज़्यादा है तो मैं कम लूँ, तो हाई प्राइस पे भी हाई डिमांड होगी। तो इस केस में क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक वॉर, फेमिन एटसेट्रा, हाउस होल्ड बिहेव इन ए, हाउस होल्ड क्या करते हैं, अब नॉर्मल वे में बिहेव करते हैं। हाउस होल्ड से एक्सटेंशर्स स्कैसिटीज एंड इंड्यूस फर्दर प्राइस राइज बाय मेकिंग इंक्रीज प्राइस एवन एट हायर प्राइस बिकॉज ऑफ द एप्रीहेंशन दैट दे मे नॉट बी अवेलेबल। उनको पता होता है कि गुड्स भी आगे अवेलेबल नहीं होंगी तो वो महंगे प्राइस पर भी ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करते हैं, हाई प्राइस पे हाई क्वांटिटी की डिमांड कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग डिप्रेशन के टाइम में हम क्या होते हैं, वस्तुएं सस्ती होती हैं और हमें उम्मीद है कि आगे और सस्ती होंगी, तो इसलिए हम सस्ती कीमत पर भी उनकी डिमांड कम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वार की सिचुएशन में वस्तुएं महंगी होने पर भी ज़्यादा खरीदी जा रही हैं और डिप्रेशन की सिचुएशन में वस्तुएं सस्ती होने पर उनकी डिमांड कम की जा रही है। तो इस दोनों ही केस में क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा पॉइंट नंबर 5 बनेगा, ये गलती से 6 लिखा हुआ है। फ्यूचर चेंज इन प्राइस, हाउस होल्ड एक्ट एज स्पेकुलेटर। हाउस होल्ड क्या करता है, स्पेकुलेटर का काम करता है। व्हेन द प्राइजेज आर राइजिंग, हाउस होल्ड्स लैंड टू परचेज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी आउट ऑफ द अप्रीहेंशन दैट प्राइस में स्टिल गो अप। तो कुछ कस्टमर या फिर कुछ फ्यूचर चेंज इन प्राइस, हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, परंतु करंट में भी प्राइस क्या है, हाई है। तो हम हाई प्राइस पे भी ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड कर देंगे। इवन के हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो हम हाई प्राइस जो करंट में भी हाई है उस पर क्या कर देंगे, ज़्यादा गुड्स की डिमांड कर देंगे। तो फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि प्राइस कम होने वाला है। फ्यूचर में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस कम होने वाला है। इवन के अब भी प्राइस क्या है, लो है, तो भी हम ज़्यादा गुड्स की डिमांड नहीं करते। यहाँ क्या सिचुएशन पैदा हो रही है गाइज कि हाई प्राइस पे तो डिमांड हाई हो रही है और लो प्राइस पे डिमांड क्या हो रही है, लो हो रही है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा, जो कि क्या कहता है कि प्राइस राइज होने पर डिमांड कम हो जाए और प्राइस डाउन हो जाने पर डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। चेंज इन फैशन, नेक्स्ट हमारा क्या है, चेंज इन फैशन भी हमारा क्या है एक्सेप्शंस के रूप में माना जाता है। फैशन की चेंज हो जाने पर, अगर वस्तुएं महंगी हों तब भी हम ज़्यादा की डिमांड करते हैं, वस्तु सस्ती होने पर, ब्रांडेड ना होने पर भी हम वस्तुओं की कम डिमांड करते हैं। तो ये था गाइज हमारा जो डिमांड फंक्शन चैप्टर है,
डिमांड फंक्शन चैप्टर का दूसरा पार्ट, जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और जिन लोगों को इस चैप्टर की या फिर इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है उससे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। गाइस, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।